यानी शुरू में कहा जा रहा है कि शुरू में कंपनी के दौरान समाचार पत्रों के लिए आदर्श आचार संहिता, किसी भी प्रकार की आचार संहिता नहीं बनाई गई थी। कंपनी की स्वेच्छा पर निर्भर था कि समाचार पत्र या संपादक के प्रति वह अपने अनुकूल कार्य न करने पर कौन सा दंड निर्धारित करे। यानी कंपनी अपने स्वेच्छा से इस चीज़ को निश्चित करता था कि अगर वह कुछ गड़बड़ करता है या मेरे विरोध में कुछ काम करता है तो मैं उसको किस प्रकार का दंड दूँ, यह उनके स्वेच्छा पर निर्भर कर रहा था। इसके लिए किसी भी प्रकार का अधिनियम नहीं था, किसी प्रकार का आचार संहिता का मॉडल तैयार नहीं किया गया था। इस परिस्थिति में समाचार पत्र कंपनियां की दया पर निर्भर थे। यानी उस समय जो समाचार एजेंसियां जो चल रही थी वह कंपनी के दया पर निर्भर कर रहा था कि कंपनी उसको कब तक किस काम के लिए और कितना फ्रीडम देता है, वह कंपनी पर निर्भर था, न कि मतलब उसके लिए उसको फ्रीडम मिल रखा था। कंपनी कभी भी पूर्व पर्यवेक्षण की नीति के कारण मनोकूल नहीं करने पर संपादन को वापस इंग्लैंड भेज देती थी। यानी कंपनी के अनुकूल जब कोई काम नहीं करता था संपादक, तो उसको फिर इंग्लैंड क्या किया जाता था, वापस भेज दिया जाता था। लेकिन वह भारतीय संपादकों के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। हम मान लेते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ स्थापित था, इंग्लैंड से जो लोग यहाँ पे प्रेस चलाने के लिए आते थे, एजेंसियाँ खोलते थे, वह अगर ब्रिटिश कंपनी के मतलब सपोर्ट में बातें नहीं करता था, उसके विरोध में करने लगता था, तो लोग वो यहाँ की कंपनियाँ उसे फिर से वापस उसके देश भेज देती थी। लेकिन जो यहीं के संपादक है, जो यहीं का मालिक है, जो भारतीय ही है और वह अपनी एजेंसियाँ चला रहा है, तो वह उसको वापस भेजने की प्रक्रिया कहाँ करेगा, वो तो यहीं रहता, वह तो उसका देश ही यही है ना, उसका घर यहीं है। जो मतलब अलग से आया है उसे उसके घर वापस भेज दोगे, तुम्हारे अनुकूल काम नहीं करेगा तो। लेकिन जो यहीं का है उसे कहाँ भेजोगे, तो उसे वापस नहीं भेज सकती थी, ऐसा नहीं कर सकती थी। अतः समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए कई अधिनियम बना दिया गया। अब बात था कि कंपनी के विरोध में जब सभी एक दूसरे मतलब संपादक जो थे वो कंपनी के विरोध में ही काम कर रहे थे, तो जो उनके देश से इंग्लैंड से जो संपादक आते थे या कंपनी के विरोध में बात करते थे, तो उनके साथ वो क्या करते थे कि उनको वापस भेज देते थे। लेकिन जो भारतीय मालिक थे, भारतीय संपादक थे, भारतीय प्रेस के चलाने वाले थे, तो उनको क्या करते, उनको वो बाहर नहीं भेज सकते थे। बाहर कहाँ भेजते, वो उनका घर तो यहीं था, तो भेजते कहाँ, कहीं नहीं भेज सकते थे, यहीं रहते। तो उन्होंने सोचा कि इनके फ्रीडम, जो प्रेस फ्रीडम कॉन्सेप्ट है, इसको क्यों ना कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए अलग अलग माध्यमों का अधिनियम यानी कानून को बनाने का प्रयास किया। अलग अलग माध्यमों का क्या बनाया, कानून बनाया। सबसे पहले 1799 का समाचार पत्रों का प्रतिरक्षण अधिनियम। सबसे पहले 1799 में ऐसा 10-12 अधिनियम पारित हुआ था प्रेस के प्रति। 1799 का समाचार पत्रों का प्रतिरक्षण अधिनियम था, जो लॉर्ड ब्लेजली ने फ्रांस के आक्रमण के भय से समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। फ्रांस के आक्रमण 1799 में फ्रांस के आक्रमण के डर से समाचार पत्रों पर उसने सेंसर बैठा दिया, और इस अधिनियम के अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक एवं स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। दरअसल बात यह थी कि वह कंपनी के विरोध में या कंपनी के सपोर्ट में कौन सी बातें कितने लिख रहे हैं, यह बातों की जानकारी सभी को अच्छे से होनी चाहिए, ताकि कंपनी उस पर इंक्वायरी अच्छे से कर सके। तो इसलिए उसने एक ऐसा अधिनियम मतलब एक ऐसा शासन को प्रस्तावित किया जिसके अनुकूल कोई भी अगर प्रेस वाला हो तो वह सबसे पहले वहाँ पे नाम, कंपनी का नाम और कंपनी के मालिकों का नाम और स्थान को मतलब अच्छे से उस मतलब पत्र पर, जो प्रेस पत्र होता था जिसको पेपर कहते हैं, अभी न्यूज़पेपर कहते हैं, उस पर अच्छे से लिखा हुआ रहना चाहिए। 1807 में इस अधिनियम को पत्रिकाओं, पंपलेट तथा पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया, और हेस्टिंग के समय कुछ ढील दी गई और 1818 तक पूर्व प्रेक्षण बंद कर दिया गया। 1823 के अनुज्ञापित नियम, फिर 1823 में अनुज्ञापित नियम आया।
1823 में जॉन एडम्स जनरल बनते ही जॉन एडम्स जो था वो गवर्नर जनरल बनते ही अपने प्रतिक्रियावादी विचारों को इस अधिनियम में व्यक्त किया। इसके अनुसार मुद्रालय स्थापित करने के लिए अनुज्ञापित लेनी आवश्यक थी और बिना अनुज्ञापित 400 रुपये का दंड अथवा कारावास की सजा का प्रावधान था। यानी जिनके पास अनुज्ञापित नहीं होता था उनके लिए 400 रुपये का दंड या फिर सलाखों के पीछे कारावास जेल मतलब सजा का प्रावधान था। दंड नायक बिना अनुमति मुद्रालय जब्त कर सकता था और गवर्नर जनरल की अनुज्ञापित रद्द करने का भी अधिकार था। इस नियम के आलोक में राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार को मतलब जो राजा राम मोहन राय के मीरात उल अखबार जो था उसको बंद होना पड़ा तथा J.S. बर्किंघम को इंग्लैंड में उदासित होना पड़ा। जो J.S. बर्किंघम जो इंग्लैंड से आ रखा था उसको फिर से इंग्लैंड में उदासित होकर जाना पड़ा। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिनियम 1835 पहले 1799 में आया, उसके बाद फिर 1823 में आया। अब तीसरा जो अधिनियम आया वह 1835 में आया। विलियम बैटिंग समाचार पत्रों के प्रति उदार था, लेकिन 1823 के नियम को रद्द कर चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्रों को मुक्तिदाता के रूप में विभूषित हुआ। मुक्तिदाता मतलब वो फ्रीडम दिलाना चाह रहा था भारतीय प्रेस को, इसलिए मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ यानी प्रेस को मुक्ति देने का काम यानी आज़ादी दिलाने का काम करने का मतलब श्रेय जो जाता है वो चार्ल्स मेटकॉफ को जाता है। मैकाले का विचार था कि आपातकाल में सरकार के पास अनंत शक्ति है तो शांति काल में ऐसे नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है। माना जा रहा मतलब उनके कहने का मतलब यह था कि जब आपातकाल की स्थिति हो तो सरकार के पास संपूर्ण शक्ति होती है कि वह किसी पे कुछ भी लागू कर सके। आपातकाल की स्थिति में ऐसा इमरजेंसी की स्थिति में पूरा कंट्रोल सरकार के पास जब हो जाती है, यहाँ तक कि इंसान के अपनी जीवन शैली की हर एक्टिविटी को सरकार द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब शांति समय है तो शांति समय में मतलब आम आदमी को आज़ादी मिलनी चाहिए। जब देश तकलीफ में हो, इमरजेंसी देश में लागू हो तो पूरा मतलब जो शासन व्यवस्था है वह उसके हाथ में चला गया, सरकार के हाथ में चला जाता है। तो जब शांति समय है तो यह थोड़ा सा ढील होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा मतलब नरम बरतनी पड़ेगी, ऐसा मानना था। इस अधिनियम के तहत प्रकाशन स्थान की सूचना देकर सुगमता से कार्य कर सकता था। 1856 तक यह कानून चलता रहा। अब फलतः देश में समाचार पत्रों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, यानी बहुत अधिक मात्रा में 1856 के आसपास भारतीय प्रेस में अधिक मात्रा में क्या हुआ मतलब अधिक मात्रा में प्रेस का विकास हो गया। 1857 की अनुज्ञापित अधिनियम फिर 1857 में 1835 के बाद अगले 1857 में फिर अनुज्ञापित अधिनियम आया, एक्ट आया। 1857 के अधिनियम के अनुसार अनुज्ञापित को पुनः लागू कर दिया गया और यह सिर्फ 1 वर्ष के लिए संकटकालीन व्यवस्था के रूप में लागू किया गया। फिर उसके बाद 1867 का पंजीकरण अधिनियम। इस अधिनियम के तहत मेटकॉफ के अधिनियम को परिवर्तित किया गया, जिसका उद्देश्य मुद्रालय को नियमित करना था। प्रत्येक पुस्तक का समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशन तथा मुद्रण स्थान का नाम होना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त 1 महीने के भीतर प्रकाशक को पुस्तक की 1 प्रति सरकार को देनी भी थी। बहावी विद्रोह के कारण राजद्रोह फैलाने वाले की अंशकालीन अथवा पूर्णकालीन सजा का भी प्रावधान था। जो राजद्रोह फैलाने का काम पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से समाचार एजेंसियां करती तो उसके लिए मतलब
पूर्णकालीन सजा और आंशिककालीन सजा का भी प्रावधान किया गया था। फिर छठा जो एक्ट आता है समाचार एजेंसियों के लिए, वह देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में। फिर 1878 में एक एक्ट आता है जिस एक्ट का नाम रहता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1857 के पश्चात समाचार पत्र भी शासक और शासित के बीच में बट गए और अंग्रेजी समाचार पत्र सरकार का सदैव समर्थन करते थे, लेकिन देसी समाचार पत्रों में मुखर होकर साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्पन्न किया। अकाल और सरकारी अपव्यय की खबरें ने जनता के बीच भारी असंतोष को उत्पन्न किया। लिटन यह समझता था कि यह असंतोष का कारण मैकाले और मेटकॉफ की नीतियां हैं। फलतः इसने 1878 के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया। इस अधिनियम के माध्यम से जिला दंडनायक बंधन पत्र एवं जमानत पर किसी समाचार पत्र को प्रकाशित करने की आज्ञा इस शर्त पर दे दी कि वे ताज के विरुद्ध भड़काने वाले कोई समाचार नहीं छापेंगे। 1878 में ऐसा हुआ कि मतलब वहाँ पे जितनी भी प्रेस थी वह ताज यानी वहाँ की सरकार के विरोध में किसी भी बात को छापने का प्रतिबंधित कर दिया गया। जैसे अभी प्रेस एजेंसियाँ करती है कि जो सरकार सत्ता में है उसके विरुद्ध में वो कोई बातें नहीं करती है, वो अच्छा हो या बुरा हो। सेम इसी तरह के नियम को उस समय लागू किया गया। इसके दंडनायक का निर्णय अंतिम होगा और अगर कोई समाचार पत्र इस अधिनियम को बचना चाहे तो अपने पत्र की इच्छा प्रति सरकारी पर्यवेक्षण को पहले से देनी होगी। यह अधिनियम देशों और देसी भाषाओं समाचार पत्रों के लिए मुंह बंद करने वाला एवं भेदभावपूर्ण साबित हुआ। यह भारतीय समाचार पत्रों की भाषा और भाव को नियंत्रित करने में सफल रहा और नए भारत सचिव लॉर्ड क्रेनबुक ने पर्यवेक्षण की धारा को सितंबर 1878 में हटा दिया और इसके बदले प्रेस आयुक्त को नियुक्त किया गया, जिसका कार्य सच्चे और यथार्थ समाचार पत्र प्रेषित करना था। यानी लॉर्ड क्रेनबुक ने जो यह नियम लगाया गया इसे सितंबर 1878 में हटा दिया गया और एक फिर नया एक्ट को उसने शामिल किया और इससे सच्चे और यथार्थ यानी जो फ्रीडम टाइप से अपने मन के बात को रखता है पत्र प्रेषित करने का अधिकार दिया। लॉर्ड रिपन जो सच्चा उदारवादी शासक था इसने अधिनियम को रद्द कर दिया, लेकिन 1898 के अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई कि वैसे कथन जो सेना में असंतोष फैलाए तथा राज्य के विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा दे को दंडित किया जा सके। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने राष्ट्रीयता की भावना एवं जन असंतोष में उबाल ही लाने का कार्य किया। फिर 7वां एक्ट जो आता है 1908 में आता है, 1908 का समाचार पत्र अधिनियम। लॉर्ड कर्जन, इस समय लॉर्ड कर्जन की शासनकाल थी। लॉर्ड कर्जन की नीतियों के विरुद्ध उग्र राष्ट्रवाद की भावनाएं भड़क रही थी। इन्हें दबाने के लिए 1908 का न्यूज़पेपर एक्ट पास किया गया। इसके अनुसार किसी समाचार पत्र की ऐसी सामग्री जिससे हिंसा अथवा हत्या की प्रेरणा मिले उसकी संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती थी। मतलब इस एक्ट के तहत क्या था, ये समाचार पत्र की ऐसी सामग्री जिसमें हिंसा और हत्या की प्रेरणा, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़े करने, किसी को जान मारने का ऐसा एक्टिविटी उत्पन्न हो, तो इसके लिए यह एक्ट को लागू किया गया। वह उस अधिनियम के द्वारा उसके पंजीकरण को क्या कर सकता था, रद्द कर सकता था और प्रकाशकों को मुद्रालय जब्त होने के 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति थी। फिर 1910 तक भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, 1910 में फिर आया भारतीय समाचार पत्र अधिनियम।
इस अधिनियम ने लॉर्ड लिटन के 1878 के एक्ट के सभी घिनौने लक्षण को पुनर्जीवित कर दिया। सरकार के जमानत जब्त करने तथा पंजीकरण रद्द करने का अधिकार था। पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर मुद्रालय और पुस्तक की सभी प्रतियों को जब्त करने का अधिकार मिल गया। प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राजनैतिक आंदोलन तथा स्वतंत्र जन आलोचना की आज्ञा नहीं थी। 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता वाली प्रेस कमेटी की सिफारिश पर 1908 और 1910 के अधिनियम को रद्द कर दिया गया। 1931 का भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम। फिर 1931 में भारतीय समाचार पत्र आया। इसके अनुसार 1910 के सारे आदेश पुनः लागू कर दिए गए। इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष परोक्ष किसी रूप में अपराध की प्रेरणा देने पर कड़ा प्रावधान का व्यवस्था किया गया। यानी किसी भी स्थिति में अपराध की प्रेरणा नहीं देना है, यह लागू किया गया। 1932 में संप्रभुसत्ता को हानि पहुंचाने वाली सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्व प्रेक्षण को पुनः लागू किया गया और इस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में समाचार प्रकाशित करना भी अवैध घोषित किया गया। इस सभी शक्तियों को 1945 में समाप्त कर दी गई और जो 10वां एक्ट आया वो समाचार पत्र जांच समिति था। मार्च 1947 में गठित यह समिति संविधान सभा में स्पष्ट किए गए मौलिक अधिकारों के आलोक में सिफारिश की गई कि 1931 के समाचार पत्र अधिनियम, देशी राज्य अधिनियम, 1934 के देशी राज्य रक्षा अधिनियम को रद्द किया गया। अंतिम जो था वह 1951 का समाचार पत्र अधिनियम था, जो हमारे आज़ादी के बाद का है। 1951 में सरकार का संविधान अनुच्छेद 19(2) के में संशोधन और समाचार पत्र अधिनियम पारित करने की आवश्यकता पड़ी और इसके माध्यम से अब तक की सभी अधिनियम को रद्द कर दिया गया। यानी इससे पीछे जितना 10 अधिनियम लागू हुआ था, सभी अधिनियम को क्या कर दिया गया। 11वां अधिनियम 1951 में जो आया, जो स्वतंत्र भारत के अधिनियम बन रहा था, उसमें उस सभी अधिनियमों को रद्द कर दिया गया और नए कानून के माध्यम से सरकार मुद्रणालय को आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने पर जब्त कर सकती थी और प्रकाशकों को जूरी द्वारा परीक्षा मांगने का अधिकार दे दिया गया। यह अधिनियम 1956 तक लागू रहा और कई पत्रकार संगठनों द्वारा इसका विरोध करने पर सरकार ने न्यायाधीश J.S. राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक प्रेस कमीशन नियुक्त किया और इसने 1954 में अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन सहित कई सुझाव दिए जो सरकार द्वारा मान लिए गए हैं। स्वतंत्रता भारत में प्रेस की भूमिका। स्वतंत्रता के समय भारत में जो प्रेस की भूमिका रही उसे समझेंगे। वैश्विक स्तर पर मुद्रण अपने आदिकाल से भारत में स्वाधीनता आंदोलन तक विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए आज अपनी उपाध्यता के कारण ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि इससे ज्ञान जगत की हर गतिविधियां प्रभावित हो रही है। आज पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान विज्ञान, प्रशासन, राजनीति आदि का प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। आज के इस आधुनिक दौर में प्रेस साहित्य और समाज की समृद्ध चेतना की धरोहर है और पत्र पत्रिकाएं दैनिक गतिशीलता की लेखा है और स्वतंत्रतोत्तर भारत में पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य भले ही व्यावसायिक रहा हो, किंतु इसे साहित्य एवं संस्कृति अभिरुचि जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। प्रेस ने सदैव सामाजिक बुराइयां, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, बालिका वध, बाल विवाह जैसे मुद्दों को उठाकर समाज के कुप्रथाओं को दूर करने में मदद की तथा व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने का क्या किया है, प्रयास किया है। आज प्रेस समाज में रचनात्मक एवं प्रतीक का भी प्रतीक बनता जा रहा है।
और यह समाज की नित्य प्रतीक उपलब्धियों, वैज्ञानिक अनुसंधानों, वैज्ञानिक उपकरणों एवं साधनों को परिचित कराता रहता है। और पत्रकार विज्ञान के वरदान और अभिशाप की घटनाओं के माध्यम से समाज के सामने लाते हैं ताकि सामान्य लोग भी विश्व कल्याण के संदर्भ में सोच सके।